जय मां सरस्वती। आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी, HPS एजुटेक। मेरे भाइयों, चैनल को सही सर्च करें आप, HPS EDUTECH है, एजुकेशन नहीं है, एजुटेक है मेरे भाइयों। सही ढंग से सर्च करें, यूट्यूब पर जाएं HPS एजुटेक चैनल पर, और आपको हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जनरल नॉलेज कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और साथियों राजस्थान की तैयारी करने वाले विशेष मेरे भाइयों बहनों, राजस्थान से रिलेटेड भी आपको जीके मिलेगा, जनरल साइंस दी जाएगी आपको, और PCS लेवल तक का दोस्तों जनरल साइंस और जनरल हिंदी मैं आपको प्रदान करूंगा। आप विश्वास रखिएगा साथियों, कहीं पर भी सुधार की जरूरत हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपका ये भाई आपके लिए हरदम तैयार है। आप कमेंट्स कीजिएगा कहां सुधार की जरूरत है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर मिले। थैंक यू साथियों। आपके कहने अनुसार मैंने हिंदी की क्लास शुरू कर दी है। हर रोज की आपको एक हिंदी की क्लास दी जा रही है, और अपन पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आज अपन अकबर के बारे में दोस्तों बात करेंगे। ध्यान रखना, अकबर का शासनकाल जो है साथियों 1556 से लेकर 1605 के मध्य होता है। यह थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। मैंने पिछले हुमायूं वाले वीडियो में अकबर से संबंधित कुछ बात की थी, आज उसको पुनः रिपीट करते हुए संपूर्ण अकबर के बारे में जानकारी दूंगा, विश्वास रखिएगा। चलिए दोस्तों, अकबर का जो जन्म है याद रखिएगा, हुमायूं दोस्तों, हुमायूं हमारे पाकिस्तान में, आज के दिन पाकिस्तान में है अमरकोट। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम, ये दोनों माता पिता थे। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जो जन्म है वो 1542 में होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रिपीट कर रहा हूं, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट में होता है। अमरकोट आज के दिन पाकिस्तान में है साथियों, ध्यान रखना। और याद रहे साथियों, यह हिंदू राजा वीर साल के घर में हुआ था। कहीं पर आपको वेरी साल लिखा हुआ मिल सकता है, वीर साल के घर में अकबर का जन्म हुआ। यह थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों, हिंदू राजा के घर में। आगे अकबर के जो दोस्तों माता थी वो हमीदा बानो बेगम थी, हमीदा बानो बेगम थी। और दोस्तों पिता का नाम था हुमायूं। याद रखना, पिता का नाम क्या था? हुमायूं था मेरे भाइयों। एक एक चीज को समझते चलिएगा। अकबर की दोस्तों मां, जो सगी मां थी हमीदा बानो बेगम, उसका प्रभाव अकबर पर कम था। और दोस्तों अकबर पर हमारी ये जो एक धाई मां थी, याद रखना नाम था महम अंगा, महम अनगा या अंगा। दोस्तों महामंगा जो कहते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा था, शासन कार्यों में भी उसका प्रभाव चलता था। और इसी ने दोस्तों अकबर के ही संरक्षक जो सच्चा आदमी था बैरम खान, उसको मरवा दिया साथियों, ध्यान रखना। तो यह तो सामान्य रूप में अकबर का परिचय है। दोस्तों ध्यान रखना, अकबर जो है, अकबर का जो राज्याभिषेक होता है वो ध्यान रखना दोस्तों 14 फरवरी 1556 को कलानौर पंजाब में पड़ता है। आज पाकिस्तान में है दोस्तों। पंजाब का विभाजन होने के बाद आधा पंजाब पाकिस्तान में और आधा पंजाब भारत में रह गया। 5 नदियों का समूह दोस्तों, ध्यान रखना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन पांचों के संगम को ही, पांचों के क्षेत्र को ही पंजाब कहा जाता, जिनमें 2 नदियां झेलम चिनाब वर्तमान में पाकिस्तान में जा चुकी है और 3 नदियां हमारे भारत में है। तो वहां पंजाब में कलानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था, ध्यान रखना, अकबर का। दोस्तों अकबर के 2 संरक्षक थे। बचपन के जो संरक्षक थे वो थे मुनीम खान। कौन थे साथियों? मुनीम खान। और जवानी में, युवावस्था में जो संरक्षक बने वो थे साथियों बैरम खान। ध्यान रखना, बैरम खान थे। बैरम खान इनके युवावस्था में संरक्षक थे। बैरम खान को दोस्तों अकबर जो है मुंह लगी जबान में दोस्तों खान बाबा कहता था, उपनाम खान बाबा था। लेकिन ध्यान रखना, खान बाबा तो बैरम खान को कहता था खान बाबा, लेकिन उपाधि दी गई दोस्तों इनको खान ए खाना की उपाधि दी दोस्तों। ध्यान रखना, खान ए खाना की उपाधि दी अकबर ने इस बैरम खान को। यह आप थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों। चलिए आगे बढ़ता हूं मेरे साथियों। तो अकबर जो है, अकबर ने, ध्यान रखना,
राज्याभिषेक करने के बाद में अकबर को प्रथम समय में दोस्तों हमारे सूरवंश के राजा आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू कालाणी के साथ युद्ध करना पड़ा था। ध्यान रखना, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है, पानीपत की दूसरी लड़ाई ये अकबर के समय होती है। किसके बीच में दोस्तों, ध्यान से सुनना, 5 नवंबर 1556 को यह लड़ाई होती है। पानीपत हरियाणा में एक जिला है आज के दिन, और पानीपत का मैदान हरियाणा में पड़ता है। वहां पर यह दूसरा युद्ध होता है दोस्तों। अकबर के ओर से सेनापति होता है बैरम खान। ध्यान रखना, अकबर की ओर से दोस्तों सेनापति कौन होता है, बैरम खान होता है। और उधर से साथियों हमारे सूर शासक आदिल शाह है, अफगान सूर शासक थे आदिल शाह, इनके विरोध में होता है। ध्यान रखना, आदिल शाह, तो आदिल शाह का सेनापति होता है हेमू कालाणी। हेमू कालाणी, इन दोनों के बीच में यह युद्ध होता है। ध्यान रखना, तो मेजर मुख्य शासक कौन थे, अकबर और आदिल शाह, और सेनापति थे बैरम खान और हेमू कालाणी। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों, ध्यान रखिएगा। इस हेमू कालाणी को दोस्तों आदिल शाह ने क्या एक उपाधि दे रखी थी, विक्रमादित्य की। ध्यान रखना, विक्रमादित्य की उपाधि दी थी दोस्तों आदिल शाह ने हेमू कालाणी को, क्योंकि हेमू कालाणी ने साथियों दिल्ली के तरणी बेग की हत्या की। तरणी बेग की हत्या करके, ध्यान रखना, तरगी बेग या तरणी बेग अलग अलग शब्द लिखा हुआ मिलता है। तरगी बेग, कहीं पर आपको तरणी बेग लिखा हुआ मिल सकता है मेरे भाइयों, ध्यान रखना। इसकी हत्या करके इस हेमू कालाणी ने क्या किया, दिल्ली पर दोस्तों राज सिंहासन प्राप्त कर लिया और अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए। इसलिए थोड़े समय के लिए ही ये दिल्ली का शासक बन गया था, और ये हिंदू था। इसलिए दोस्तों कभी कभी आपको एग्जाम में सवाल पूछ लेता है, दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन होने वाला अंतिम हिंदू राजा तो हेमू कालाणी था, बाकी मुख्य रूप से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही था। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यह दोस्तों दूसरी लड़ाई होती है। इसके बाद में अकबर जो है शासक, यह मुख्य रूप से शासक बन जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, अकबर की मैं 2-3 आपको उपाधियां बताता हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। ध्यान रखना, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है अपन 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो सल्तनत काल जो 1206 से 1526 तक चलती है, और एक दोस्तों मुगल काल जो 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक चलता है। तो सल्तनत काल में जो दिल्ली के शासक हुए वो दोस्तों सुल्तान कहलाए, और मुगल काल में इनको बादशाह कहा जाता था। यह थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो, अकबर के बचपन का नाम था साथियों जलाल, यह अकबर के बचपन का नाम था। अकबर ने साथियों ध्यान रखना, अकबर का वास्तविक नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यह इसका दोस्तों वास्तविक नाम था अकबर का। बचपन का नाम जलाल और वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और दोस्तों जब यह ध्यान रखना दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो इस उपाधि को धारण करके, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके यह उपाधि इन्होंने धारण की थी साथियों। तो आप थोड़ा याद रखना, अकबर का जिस समय राजगद्दी पर बैठा तो यह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से बैठा था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अकबर ने 1591 में दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार कही जाने वाली एक रियासत है खान देश, उस खान देश को दोस्तों बैरम खान के सहयोग से जीत लिया। इसलिए ध्यान रखना, जैसे ही उसने दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त कर ली तो अकबर ने दोस्तों सम्राट की उपाधि धारण की थी। रिपीट कर रहा हूं वापस दोस्तों, दक्षिण विजय के दौरान, वापस बोल रहा हूं, दक्षिण विजय के दौरान, यानी अकबर ने 1591-92 दक्षिण की विजय प्राप्त कर ली। पहले नंबर पर खान देश को जीता था। खान देश को दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं मेरे भाइयों। तो इस दक्षिण विजय के दौरान अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण कर ली। ध्यान रखना साथियों, 1579 में अकबर ने क्या किया था, एक महजरनामा नीतियों का दस्तावेज जारी किया, महजरनामा। और इस दस्तावेज को जारी करने के बाद ध्यान रखना, अकबर ने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था सुल्तान ए आदिल। सुल्तान ए आदिल, यह उपाधि धारण की थी दोस्तों अकबर ने। यह थोड़ा ध्यान आप रखिएगा, यानी अकबर ने मेजरनामा जारी करने के बाद सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। ओके, चलो
आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाइयों, तो ध्यान से सुनना। अकबर ने और उपाधियां स्वयं तो धारण की, लेकिन किन किन को उपाधियां दी, तो यह भी आपसे कभी सवाल पूछ लेता है कि अकबर के समय में किन किन को प्रमुख उपाधियां दी गई थी। तो देखो, अकबर के दरबार में दोस्तों 9 रत्न रहते थे। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, हमारे भारतीय इतिहास में 2 राजा हुए जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और शासक अकबर। दोनों का वीडियो एक साथ में डाला हुआ, पूरी विशेषताएं डाली हुई है दोस्तों, देखना आप 9 रत्नों के बारे में। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, पहली बात तो 9 रत्न कौन कौन से हुए। तो पहले थे दोस्तों हकीम हुकाम। हकीम हुकाम, ध्यान रखना, यह दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में पहले व्यक्ति थे और यह रसोई घर के प्रधान थे। अकबर के समय रसोई घर के प्रधान थे। दूसरा दोस्तों ध्यान रखना अबुल फजल, अबुल फजल। और तीसरा था दोस्तों फैजी, फैजी। ध्यान रखना दोस्तों, यह दोनों 9 रत्न थे, लेकिन इन दोनों के पिता का नाम था शेख मुबारक। क्या नाम था मेरे भाइयों? शेख मुबारक नाम था। और यह शेख मुबारक जो है दोस्तों, इसी ने अकबर के द्वारा जो मेजरनामा जारी किया गया था, उस मेजरनामे का दस्तावेज का जो प्रारूप था, इसी शेख मुबारक ने तैयार किया था। यह बात आप याद रखिएगा। याद रखना, शेख मुबारक नागौर के निवासी थे, इसलिए ये दोनों पुत्र भी नागौर के ही हुए। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछ है कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल नागौर के कौन से थे, तो अबुल फजल और फैजी। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखना दोस्तों, यह अबुल फजल जो है, अबुल फजल दोस्तों काफी प्रसिद्ध रहा है। क्यों? इसलिए दोस्तों अबुल फजल के बारे में आपकी थोड़ी जानकारी दे रहा हूं। पहली बात तो यह अकबर का दरबारी इतिहासकार था। ध्यान रखना, दरबारी इतिहासकार था। और इसने दोस्तों मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा ग्रंथ अकबरनामा लिखा। ध्यान रखना मेरे भाइयों, अकबरनामा लिखा था, जिसके 3 भाग है। और तीसरा भाग जो है ना मेरे भाइयों, आइन ए अकबरी कहलाता है। आइन ए अकबरी कहलाता है मेरे भाइयों। यह आप थोड़ा ध्यान रखें। तो ध्यान रखना, पहली बात तो दरबारी इतिहासकार, अकबरनामा में आइन ए अकबरी ग्रंथ लिखा था इसने। दूसरी बात दोस्तों, अबुल फजल आपको पता है आगे चलकर अकबर जो है हल्दी घाटी का युद्ध करेगा, जो राजस्थान के इतिहास में तो प्रसिद्ध है ही, संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो रखा है दोस्तों, महाराणा प्रताप सूरवीर और अकबर का हल्दी घाटी युद्ध। तो याद रखिएगा, अकबर के समय, इस हल्दी घाटी के युद्ध के समय ये अबुल फजल दोस्तों क्या है, शामिल होते हैं वहां पर, और हल्दी घाटी के युद्ध को एक उपाधि देते हैं खमनोर का युद्ध। यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1582 में दोस्तों अकबर जो है दीन ए इलाही धर्म चलाता है। उस धर्म का जो पुरोहित होता है वो भी साथियों अबुल फजल ही होता है। तो दूसरा 9 रत्न कंप्लीट हो गया। चलिए अब दोस्तों तीसरे की बात कर रहा हूं, फैजी। ध्यान रखना, ये अकबर के दरबार में एक राजकवि था दोस्तों। अकबर के दरबार में राजकवि की पोस्ट इसको दी गई थी। ध्यान रखिएगा। चौथा दोस्तों बीरबल। ध्यान रखना, अकबर के मंत्री था ये बीरबल। और याद रखना, महेश दास नाम का ब्राह्मण था बीरबल। यह चौथा 9 रत्न है, महेश दास ब्राह्मण। महेश दास ब्राह्मण इसके बचपन का नाम था साथियों, महेश दास ब्राह्मण। बीरबल के बारे में क्या खास है दोस्तों, बीरबल बादशाह की कई कहानियां लोक प्रसिद्ध हुई, आप देखते ही ये सीरियल में। दूसरी बात ध्यान रखना, महेश दास नामक ब्राह्मण था। और क्या इसके बारे में खास है, तो इसको कवि राजा की उपाधि दी गई थी दोस्तों अकबर के द्वारा, कवि राजा की। और दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था जिसने दोस्तों दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया। यह बात आप थोड़ा ध्यान रखना, एकमात्र हिंदू राजा था ये। चलिए तो यह बात दोस्तों 4 की खत्म हो जाती है। 5वां देखिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, इसके बारे में बात करें, अब्दुल रहीम खान। और बीरबल की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी, यूसुफजाई जाति का विद्रोह हुआ। देखो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था यूसुफजाई जाति के विरुद्ध काबुल के पास। और दोस्तों ध्यान रखना, यहीं पर यूसुफजाई जाति पुनः विद्रोह कर देती है, तो अकबर इसी बीरबल को सेनापति बनाकर भेजता है और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है बीरबल की। यह ध्यान रखना। यह दोस्तों 5वां है अब्दुल रहीम खान खाना। पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखना, यह अब्दुल रहीम खान खाना जो है इसकी उपाधि है।
ध्यान रखना, यह इसकी उपाधि है। दूसरी बात दोस्तों, ये इतिहासकार था। तीसरी बात, अकबर ने जब गुजरात विजय अभियान किया था तो ये 7 में था। चौथी बात दोस्तों ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, जहांगीर जो अकबर का पुत्र था वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था इस अब्दुल रहीम खान खाना से। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, छठवां नवरत्न था दोस्तों टोडरमल, यह ध्यान रखना। टोडरमल, आपको बता देता हूं दोस्तों टोडरमल के बारे में क्या खास है। अकबर के दरबार में आने से पहले टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में था, पहला कंसेप्ट। दूसरा ध्यान रखना, टोडरमल ने दोस्तों दहसाला पद्धति, भू राजस्व पद्धति शुरू की थी, जो 10 साल के लिए एक स्थायी बंदोबस्त था जिसको दहसाला पद्धति कहा गया। दहसाला पद्धति कहा गया, यह थोड़ा ध्यान रखना का मेरे भाइयों, दहसाला पद्धति टोडरमल ने ही लागू करवाई थी। कंसेप्ट क्लियर। चलिए, 7वां देखो दोस्तों कौन था नवरत्नों में, तो मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा दोस्तों ध्यान रखना, यह एक व्यक्ति का नाम है, यह भी रसोई घर में हलवाई का काम करता था। ध्यान रखना, इसको प्याज काटने का बड़ा शौक था, इसलिए दोस्तों अकबर ने इसको प्याजा कह दिया, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, 8वां दोस्तों नवरत्न है हमारा, इसको ध्यान रखना, तानसेन। ध्यान रहे मेरे साथियों, तानसेन। 8वां नवरत्न तानसेन। तानसेन दोस्तों ग्वालियर का एक प्रसिद्ध संगीतकार था और अकबर के नवरत्नों में एक था। याद रखिएगा, इसके बचपन का नाम रामतनु पांडे ही था। रामतनु पांडे, बता देता हूं आपको, रामतनु पांडे ही था इसका नाम। और साथियों इसके समय में एक ध्रुपद गायन शैली विकसित हुई थी। ध्रुपद गायन शैली विकसित हुई, ध्यान रखना, ध्रुपद गायन शैली। दूसरी बात दोस्तों, इसने कई ग्रंथ भी लिखे, मल्हार राग का निर्माण किया इसने। दोस्तों इसके ग्रंथ जो है देखो, मियां की मल्हार, मियां की मल्हार, मियां की मल्हार, मियां की सारंग, मियां की सारंग, ऐसे कई ग्रंथ दोस्तों इस तानसेन ने लिखे थे। यह बात भी आप थोड़ी ध्यान रखना। दूसरी बात दोस्तों, इस तानसेन को अकबर ने एक उपाधि दी, वो सबसे प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, कंठाभरण। कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास, यह दोस्तों उपाधि जो है अकबर ने इस तानसेन को दी थी। तो 8 हो गए साथियों। अब एक बचा है मेरे भाइयों, मान सिंह। यह एकमात्र दोस्तों ध्यान रखना राजपूताने का हिंदू राजा है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था। मान सिंह भगवान दास का दोस्तों ध्यान रखना पुत्र था। और यह दोस्तों अकबर की शादी हुई थी हिंदू राजवंश कछुआ वंश जयपुर में, ध्यान रखना, इस जोधाबाई के साथ, जो मरियम उज्जमानी के नाम से विकसित हुई थी, प्रचलित हुई थी, मरियम उज्जमानी। उसी के गर्भ से दोस्तों सलीम का जन्म होता है, ध्यान रखना। तो उसी का यह दोस्तों भतीजा था मान सिंह। अकबर ने इसको दोस्तों 7500 का मनसब दिया था। मनसब दोस्तों एक सैनिक की पदवी होती थी, ध्यान रखना, जो जात और सवार में बंटी हुई होती थी। याद रखना, अकबर ने इसको पुत्र की भांति देखा, इसलिए साथियों इसको फरजंद की उपाधि दी। फरजंद, यह थोड़ा ध्यान रखना, फरजंद की उपाधि दी थी अकबर ने इसको। और इसके ध्यान रखना, इसी ने साथियों सेनापति का नेतृत्व संभाला था हल्दी घाटी के युद्ध में, वो अभी अपन बात करेंगे, यह भी ध्यान रखना। तो अकबर के ये तो हो गए साथियों नवरत्न। अब देखो अकबर के समकालीन और कौन है, क्या किया अकबर के समय, तो देखो अकबर के समय दोस्तों समकालीन एक जैन संत थे जिसका नाम था हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी जो है अकबर के दरबार में रहते थे और इसको दोस्तों अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। यह आप थोड़ा ध्यान रखना, जगत गुरु की उपाधि दी थी। दूसरे दोस्तों मान सिंह के पिताजी भगवान दास, ध्यान रखना, अकबर के दरबार में थे और अकबर ने दोस्तों इसको किसकी उपाधि दी, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा की उपाधि दी, अमीर उल उमरा। यह दोस्तों अमीर उल उमरा एक ऐसा मनसबदार होता है जिसके बाद 2500 जात में सवार हो, ऐसी उपाधि दोस्तों इसको दी थी अकबर ने, ध्यान रखना, भगवान दास को। अब दोस्तों आपको मैं बताऊं, अकबर के समकालीन पूछ लिया जाए कभी आपको सवाल, तो थोड़ा ध्यान रखना समकालीन के बारे में। दोस्तों ध्यान रखना, पहली बात तो आप सभी जानते हैं महाराणा प्रताप, हमारे राजस्थान के सूरमा महाराणा प्रताप, जिनको शरणों में प्रणाम करते हैं अपन, महाराणा प्रताप।
जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रही मांजड़ी तू मथी गमई नूर। ऐसे सूरमा दोस्तों ना पैदा हुए ना होंगे, ध्यान रखिएगा। उनके चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। ये ऐसे सूरमा है जिनके नाम लेने से दोस्तों हमारे अंदर एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ऐसे सूरमा का जन्म लेना हर एक की धरती का दोस्तों वो भाग्य का है, ध्यान रखना। तो महाराणा प्रताप दोस्तों, पहले ध्यान रखना, महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के विरोध में अकबर ने कई पहले अभियान चलाए लेकिन सफल नहीं हुआ, तो फिर उसको आखिर युद्ध भी करना पड़ा। और इसके समय में तीसरा साका भी हुआ दोस्तों, 1567-68 में चित्तौड़ मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप के समक्ष 18 जून 1576 दोस्तों, कहीं पर आपको 21 जून लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखना यह तारीख है। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी, राजस्थान के राजसमंद जिले में एक स्थान है दोस्तों हल्दी घाटी, वहां पर यह युद्ध हुआ था अकबर और इस महाराणा प्रताप के समक्ष। ध्यान रखना, इस समय दोस्तों अकबर के सेनापति दो थे, एक का नाम था मान सिंह और दूसरे का नाम था आसफ खान। आसफ खान दोस्तों ध्यान रखना, और हमारे महाराणा प्रताप के सेनापति प्रमुख जो थे साथियों ध्यान रखना, उसका नाम था हाकिम खान सूरी। हाकिम खान सूरी था, ध्यान रखना दोस्तों, हाकिम खान सूरी। यह थोड़ा ध्यान, अफगान शासक था हाकिम खान सूरी। और तो ध्यान रहे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस समय दोस्तों बताया जाता है, थोड़ी जानकारी देता हूं, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक और हाथी का नाम था राम प्रसाद। यह हाथी दोस्तों अकबर ने प्राप्त कर लिया और इसका नाम बदल कर दिया पीर प्रसाद। पीर प्रसाद। इस मान सिंह का जो हाथी था दोस्तों उसका नाम था मर्दाना, यह थोड़ा ध्यान रखना। और दोस्तों इस अकबर के हाथी का नाम था हवाई व लूणा, ये अकबर के हाथी के नाम थे, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों, इस समय आसफ खान एक स्टेटमेंट देता है कि चाहे सैनिक इस ओर के मरो या इस ओर के, मरना तो हिंदुओं को ही है। याद रखना, रिपीट कर रहा हूं, इस आसफ खान ने दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया कि चाहे इस सेना के मरो चाहे इस सेना के, मरना तो हिंदुओं को ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान सिंह की सेना भी तो राजपूताने के हिंदू थी और हमारे महाराणा प्रताप की सेना भी हिंदू थी साथियों, यह याद रखना। दूसरी बात दोस्तों देखो, अबुल फजल और दोस्तों दूसरी थे बदायूनी, मुंतख्वाबुल तारीख ऐसा ग्रंथ लिखा है दोस्तों बदायूनी, ध्यान रखना। तो इन तीनों ने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कहा है। अबुल फजल ने कहा कि यह तो खमनौर का युद्ध है, ध्यान रखना, खमनौर का युद्ध है। बदायूं ने कहा था दोस्तों गोकुंदा का युद्ध है, गोकुंदा का युद्ध है। और दोस्तों ध्यान रखना, यह थर्मोपोली का युद्ध कहता है हमारे कर्नल जेम्स टॉड, थर्मोपली का युद्ध कहता है। यह भी थोड़ा इस चीज को आप ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों। चलिए आगे बात करता हूं और इस युद्ध के बारे में कुछ जानकारी है तो ध्यान रखना। इस युद्ध से पहले अकबर ने 4 राजदूत महाराणा प्रताप के समक्ष भेजे। सबसे पहले दोस्तों जलाल खान को भेजा, सबसे पहले जलाल खान को भेजा, फिर राजा मान सिंह को भेजा दोस्तों, ध्यान रखना। मान सिंह के बाद में दोस्तों भगवान दास को भेजा, भगवान दास को, और सबसे अंत में दोस्तों टोडरमल को भेजा था, सबसे अंत में टोडरमल को भेजा था। याद रखना यह युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध था दोस्तों, इसमें महाराणा प्रताप की हार भी नहीं हुई, लेकिन ध्यान रखना अकबर हालांकि अपने आप की विजय घोषित करता है लेकिन महाराणा प्रताप ने हार स्वीकार नहीं की थी और मृत्यु भी इसमें नहीं हुई थी। लास्ट बात आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा था जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में, जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में भेजा था। और यह अभियान दोस्तों 1584 में भेजा था। अंत में दोस्तों अकबर ने हार मान ली और महाराणा प्रताप दोस्तों खत्म हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो यह अभियान सफल नहीं हो पाता, जीते जी महाराणा प्रताप ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यह बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यह तो हुई हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। और क्या जानकारी है दोस्तों अकबर के बारे में तो मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखो, अगर आपको पूछ ले
कि भारत में दोस्तों भित्ति चित्रों की शुरुआत कब होती है, तो अकबर के समय। तो भित्ति चित्रों की शुरुआत हुई अकबर के समय, ध्यान रखना, भित्ति चित्रों की शुरुआत हो गई। और दोस्तों चित्रकला की शुरुआत भी अकबर के समय होती है, जिसमें ध्यान रखना चित्रकला की शुरुआत भी अकबर के समय होती है। और दो प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों, बसावन और दोस्तों दसवंत। याद रखना ये दो प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों, अकबर के समय में शुरू होते हैं, जो आगे चलकर जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। उस समय ये दो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। लेकिन दोस्तों अकबर के समय में ध्यान रखना एक 1200 चित्रों का एक चित्र शैली का चित्रकला ग्रंथ लिखा गया है, जिसका नाम है दास्तान ए अमीर हमजा। दोस्तों ध्यान रखना, हमजा, जिसे हम हजमनामा या हमजानामा भी कहते हैं मेरे भाइयों, यह भी आप ध्यान रखना, दास्तान ए अमीर हमजा। यह ग्रंथ दोस्तों अकबर के समय में 1200 चित्रों का संग्रहण है। यह बात भी आप थोड़ी याद रखिएगा। चलिए, अकबर के समय दोस्तों 4 भाग शैली की औपचारिक रूप से शुरुआत होती है। 4 भाग शैली, ध्यान रखना दोस्तों, बाबर के समय में दोस्तों उद्यानों की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उद्यान लगे थे दोस्तों। इसको नहरों के द्वारा इस प्रकार काटा गया कि चारों ओर देखा जाए तो 4 भाग दिखते हैं। और ध्यान रखना, इस शैली की औपचारिक शुरुआत अकबर के समय में हो जाती है। कंसेप्ट क्लियर हो चुका साथियों। चलिए अब देखते हैं अपन देखो अकबर के प्रमुख कार्य दोस्तों 1562 में अकबर क्या करता है, अकबर ध्यान रखना दास प्रथा से मुक्ति देता है, दास प्रथा का अंत कर देता है और हरम दल का अंत कर देता है। हरम दल का अंत करता है, ध्यान रखना, हरम दल, दासों को दोस्तों मुक्त कर देता है। और हरम दल का मतलब होता है साथियों, सुना है ऐसा कि किसी हिंदू का शासक की शादी होने के बाद में हिंदू शासक की पत्नी को बताया जाता है कि त्योहार के रूप में 9 दिन तक उसको बादशाह के दरबार में रखा जाता था। यह एक हरम दल का गया, ध्यान रखेगा, इससे मुक्ति दिलाई गई 1562 में। चलिए 1563 में दोस्तों अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है वो समाप्त कर दिया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में दोस्तों जजिया कर जो है वो अकबर ने समाप्त किया। जजिया कर दोस्तों अकबर ने समाप्त कर दिया, जिसको आगे चलकर औरंगजेब पुनः लगाएगा। दोस्तों 1570 में ध्यान रखना अकबर ने नागौर दरबार लगाया और जिसके तहत दोस्तों राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। दूसरी बात दोस्तों 1570 में ही अकबर ने गुजरात के विरुद्ध अभियान किया और गुजरात विजय होने के बाद दोस्तों अकबर ने आगरा में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया दोस्तों अकबर ने, बुलंद दरवाजा बनाया। यह थोड़ा ध्यान रखना, जो अलाई दरवाजा दिल्ली वाले की नकल है मेरे साथियों, ध्यान रखना, बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने। और याद रखिएगा दोस्तों 1570 में बुलंद दरवाजा बनाया और आगरा के किले का निर्माण करवाया। आगरा के किला दोस्तों 1571 में, ध्यान रखना 1571 में क्या किया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की साथियों। और पहले राजधानी आगरा थी, आगरा से ट्रांसफर कर दी फतेहपुर सीकरी। कंसेप्ट क्लियर, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 71 में और राजधानी ट्रांसफर कर दी। फिर देखो दोस्तों 1575 में एक धार्मिक सभागार का निर्माण करवाया, इबादत खाने का निर्माण करवाया मेरे भाइयों, ध्यान रखना। और यहां पर क्या होता था, हर रविवार के दिन धार्मिक वाद विवाद होता था, हर रविवार को 1575 में। याद रखना मेरे भाइयों 1579 में महजरनामा जारी किया, ध्यान रखना 1579 में। और ये एक दोस्तों दस्तावेज था जिसको तैयार करवाया था साथियों, ध्यान रखना किसने, शेख मुबारक ने तैयार किया, अबुल फजल के पिताजी ने। इसलिए शेख मुबारक को दोस्तों ध्यान रखना अकबर ने खाना की उपाधि से नवाजा था साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए, और इसको जारी करने के बाद अकबर ने ध्यान रखना सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण कर ली थी। फिर दोस्तों 1580 में टोडरमल के द्वारा दहशाला पद्धति लागू करवाई। दहशाला यह दोस्तों भू राजस्व पद्धति थी, ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों 1582 में ध्यान रखना अकबर ने इलाही धर्म चलाया 1582 में, जिसको दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही के नाम से जानते हैं। 1583 में दोस्तों इलाही समझ चलाई
इलाई संवत्सराई, जिसको आगे चलकर दोस्तों शाहजहां समाप्त कर देता है और हिजरी संवत की शुरुआत करता है पुणे। तो ये अकबर के द्वारा किए गए साथियों कार्य थे। अकबर के समय दोस्तों मनसबदारी प्रथा की शुरुआत होती है, यह भी ध्यान रखना। और अकबर ने दोस्तों सोने का सबसे बड़ा सिक्का चढ़ाया, उसका नाम था संसब, यह थोड़ा ध्यान रखना, संसब था दोस्तों, याद रखेगा। अकबर दोस्तों सभी धर्मों को मानता था, यह भी आप ध्यान रखना। बताया जाता है कि बौद्ध धर्मों के प्रभाव के कारण अकबर को दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण जो है ध्यान रखना सिकंदरा में दफनाया गया। सिकंदरा में दफनाया दोस्तों, ध्यान रखना, अकबर को सिकंदरा में दफनाया था इसके शव को। इसकी मृत्यु दोस्तों 1605 में अतिसार के कारण हो गई थी, 1605 में, यह आप ध्यान रखना। अकबर का पुत्र दोस्तों अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती की दोस्तों आशीर्वाद से हुई थी। अकबर ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कई दरगाह की यात्रा की। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही दोस्तों अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। अकबर उसको शेखो बाबा के नाम से पुकारता था, यह ध्यान रखना। सिकंदरा में दोस्तों अकबर को दफनाया गया था और इस अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में था, इस मकबरे को दोस्तों आगे चलकर जाटों का एक नेता होता है, जाट नेता विद्रोह के समय, जिसका नाम था राजा राम जाट। राजा राम जाट ने दोस्तों इस सिकंदरा के मकबरे को लूट लिया और पुनः खोद दिया साथियों, ऐसा बताया जाता है। तो यह थोड़ा आप ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों। चलिए आगे बढ़ता हूं साथियों, तो ध्यान रखना अकबर जो है, अकबर के समय में साहित्य कला की दोस्तों ज्यादातर बातें होती है। साहित्य काल जो है अकबर का, वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। अकबर ने कई मकतबों में मदरसों की स्थापना भी करवाई थी। तो यह हुआ दोस्तों हमारे भारत में अकबर का इतिहास। बाकी दोस्तों बताने को तो बहुत कुछ है, हर एक नॉलेज को अपन निश्चित सीमाओं में नहीं बांध सकते। विशेष जानकारी मैंने आपको अकबर की जो है आपके सामने रखी है, और भी प्रयास करूंगा कि आपके सामने दोस्तों रखने का कोशिश करूं बेहतर से बेहतर। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, इस भाई का सहयोग करें ताकि इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू।